Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. हमारे यूट्यूब चैनल के काफ़ी व्यूअर्स ने इस बार IIT जैम एंड अदर MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है. दे आर गोइंग टू जॉइन इन डिफरेंट IITs, NITs एंड डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़. कुछ लोगों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो एंड हु आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर मास्टर्स, ये वीडियो उनके लिए है. क्योंकि एक प्रॉब्लम जो सभी फेस करते हैं कि जो एकेडमिक प्रेशर है IITs में, ये काफ़ी ज़्यादा है. IITs में, NITs में ज़्यादा है, नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा कम है. ठीक है, अगर आप आपका जो डिग्री है उसको सीरियसली ले रहे हो, आप जस्ट ऐसे ही अगर अपना डिग्री ले रहे हो कि मैं कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा वहाँ पर, जस्ट मुझे एक डिग्री मिल जाए बस, वैसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है. मुझे लगता है कि मास्टर्स में अगर आप जा रहे हो तो यू शुड लर्न द बेस्ट फ्रॉम देयर, यू शुड एक्सट्रैक्ट द बेस्ट. मैंने मास्टर्स में मैक्सिमम सीखने की कोशिश की, एंड आप सबका कोशिश यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीख लेना चाहिए. क्योंकि देखो, मास्टर्स में आपको एक साल का प्रोजेक्ट मिलेगा. एक साल का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि जो एक PhD स्टूडेंट है उसका जो जिस लेवल का लर्निंग है, रिएक्शन को कैसे पुट करते हैं, मतलब जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो या आपने सोचा भी नहीं हो, मतलब सोचा भी नहीं है आपने, तभी जो फील्ड आपको इंटरेस्टिंग लगता है उस फील्ड में वैसे लैब आप ज्वाइन करो, एंड वहाँ पर वो जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से सीखो, एज इफ़ आपको PhD करना ही है. ठीक है, ऐसे मान के लैब ज्वाइन करो. PhD करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, एटीट्यूड ऐसे रखो कि आपको PhD करना है तो लर्निंग लेवल आपका बढ़ जाएगा, आप कैपेबल तो बनोगे. और कुछ अगर नहीं मिला, जॉब या ऐसा कुछ नहीं मिला, तो PhD के लिए आप तो उस लेवल का कंटेंट या स्किल आपके अंदर रहेगा, है ना. PhD का 40,000 के आसपास तो अभी मिल रहा है, मतलब सीनियर रिसर्च फेलो मिल जाओगे, और अच्छा काम करोगे तो PMRF भी मिल सकता है, दैट इज़ 70,000 प्लस, दैट्स अ गुड अमाउंट. तो बाद में क्या होगा, बाद में देखेंगे. MSc के 2 इयर्स है, तो क्लास का जो कोर्स वर्क है वो भी बहुत अच्छे से करना है, एंड जो लैब में जो सीख रहे हो, मतलब जो काम करोगे उसमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम सीखो. जो जो इंस्ट्रूमेंट मिलता है सब इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना सीख लो, वो आपका एक बहुत बड़ा स्किल है. उसके बाद जिस भी फील्ड में आप जाओगे ना, कि अगर आप फील्ड में रहते हो केमिस्ट्री फील्ड में, तो जो ऑपरेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड उससे जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना, करके कुछ इंटरप्रेट करना, ये जो स्किल है ये बहुत काम आने वाला है अगर आप अपने सब्जेक्ट में फ्यूचर देखते हो तो. इस रिगार्डिंग इस वीडियो का मेन टॉपिक, जहाँ से मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा था, मेन टॉपिक है कि क्लास, लैब, माइनर, मेजर, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये सब इससे हट के अलग एग्ज़ाम का तैयारी कैसे किया जाए, एंड अलग एग्ज़ाम आप कौन कौन सा टारगेट कर सकते हो. तो देखो, मास्टर्स के स्टार्टिंग से ही मुझे लगता है कि आपको 2 एग्ज़ाम्स, नेट एंड गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये 2 ऐसा एग्ज़ाम्स है जिसका सिलेबस बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के वेन डायग्राम में फिट होते हैं. नेट गेट का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, थोड़ा सा नेट में कुछ ऐसा है जो गेट में नहीं है, गेट में कुछ ऐसा है जो नेट में नहीं है, थोड़ा सा वो अलग पोर्शन, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है. तो एक कंबाइंड प्रिपरेशन आप कर लो अच्छे से, एंड IIT के NIT के जो मास्टर्स के जो 2 साल है, एंड उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करो. ठीक है, उसके बाद वो जो प्रिपरेशन आप करोगे ना, उसके बाद 2-3 साल अगर आप जॉब की तैयारी करोगे या कुछ करोगे, तो वो जब आप सीखोगे उस प्रिपरेशन में, वो आपको वो बाकी सारे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा. तो 2 एग्ज़ाम नेट एंड गेट, ये तो आपको टारगेट करना ही है. बाकी जॉब रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स है जो लगभग हर साल आता है, वो भी 1-2 आप टारगेट करो उसके साथ. वो क्या हो सकता है? वो बार्क हो सकता है, वो जियो साइंटिस्ट हो सकता है, या और अदर जो एग्ज़ाम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल BIS का एग्ज़ाम होता है. BIS का जो साइंटिस्ट वी वाला एग्ज़ाम है वो तो अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, नंबर ऑफ़ सीट्स आर वेरी वेरी लो. अभी जियो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें भी यही होने वाला है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत बहुत कम होने वाला है इन अपकमिंग ईयर्स. इस साल भी बहुत कम था. ठीक है, तो
ऐसा कोई अब बार का भी मतलब सभी एग्ज़ाम में ना कोई ना कोई ड्रॉबैक है यार। बार का एग्ज़ाम में ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो लोग एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, सपोज़ 200 प्लस स्टूडेंट्स, वो ऑल इंडिया लेवल एक एग्ज़ाम क्रैक करके अंडर 200 या 300 रैंक करके आए हैं। दैट मीन्स दे हैव अ गुड पोटेंशियल, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। वो भी लिमिटेशंस है, नंबर ऑफ़ सीट्स आर लिमिटेड, किसी का होगा किसी का नहीं होगा। तो ये सब तो फैक्टर्स है ही, बट प्रिपरेशन आपको करना चाहिए नेट गेट के साथ साथ ये बाकी एग्ज़ाम्स का। एंड बाकी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन देखो, बार्क में एक एक पैटर्न है, जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम में एक पैटर्न है। तो ये जो एग्ज़ाम्स है इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैंने क्या किया था, मैंने ज़्यादा फोकस मैंने ये एग्ज़ाम्स में किया था रदर देन नेट गेट, क्योंकि इसलिए अब देखोगे कि मेरा नेट गेट का रैंक जो मैंने मास्टर्स ज्वाइन करने से पहले सोचा था कि नेट गेट एग्ज़ाम दूंगा, तो मतलब मैं फ्रैंकली बताता हूँ आपको, मेरा ड्रीम था कि मेरा सिंगल डिजिट रैंक आए, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं ऐसा पढ़ूंगा, इतना अच्छे से पढ़ूंगा कि सिंगल डिजिट रैंक आए, बट हुआ नहीं। मेरा गेट में रैंक आया था 280 एंड नेट में आया था 80। तो नहीं हुआ जो एक्सपेक्ट किया था, जितना अच्छा एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं हुआ। तो उसका उसका कारण भी है एक्चुअली, वो मैं बताऊंगा कि कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट ये कैसे होगा, एंड मेरे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आया था जो मेरा प्रिपरेशन को बहुत बहुत हैम्पर किया था, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स के बारे में समझ आ गया। जो एग्ज़ाम्स रेगुलरली होते हैं उसी एग्ज़ाम्स को टारगेट करना है, जैसे कि नेट गेट एंड अलग से बार्क जियो साइंटिस्ट, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम्स को लेकर आप चलोगे तो आपका प्रिपरेशन एक डिसेंट लेवल तक का होगा। अब ऐसा मत करना कि सब एक साथ लेके बैठ गए तो एंड सब कम मतलब आप प्लान बना के रख लिया कि 6 महीने के अंदर सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर देखोगे कि 6 महीने बाद पूरा सिलेबस का सब एग्ज़ाम्स का 10% भी कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्ले स्लोली, ये एक लर्निंग है। अब IITs NITs या IITs NITs में ज़्यादा, नॉर्मल कॉलेजेस में क्लास शेड्यूल उतना हेक्टिक नहीं रहता, तो आपके लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। प्रिपरेशन का टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा। एक एग्जांपल मैं ऐसा जानता हूँ जिनका IIT JEM में बहुत अच्छा स्कोर था, उसके बाद उन्होंने कोई भी IIT NIT उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बाद में गेट में शायद उसका सिंगल डिजिट रैंक आया था, नॉर्मल यूनिवर्सिटी से किया था, इसीलिए मास्टर्स किया था कि नेट गेट में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए इसीलिए। तो ऐसा भी एग्जांपल्स है, नॉट नेसेसरी आपके लिए भी हो, बट ऐसा एक एग्जांपल है। तो IITs NITs में नॉर्मली देखोगे कि क्लास शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक होगा, उसके बाद प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद असाइनमेंट्स होगा। तो कैसे इन सबको मैनेज किया जाए? तो डेली जो क्लास शेड्यूल है, तो आपको क्लास रेगुलरली अटेंड करना है, रेगुलरली आपको अटेंड करना है क्लास। क्लास में जाओगे, क्लास का नोट बहुत अच्छे से बनाना है, क्लास नोट बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। जैसे इन स्कूल डेज़ हम बहुत अच्छे तरीके से नोट बनाते थे ना, ऐसे ही बहुत क्रिस्टल क्लियर आपका नोट होना चाहिए। घर में जाके वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्टल में आके वो जो नोट आपने बनाए हैं उसको क्लास में ही रिवाइज़ करना है, ठीक है। क्लास का टिफ़िन पीरियड हो गया, कोई पीरियड ऑफ हो गया, उस टाइम पे हो गया, तो वो जो कॉपी है जो आप क्लास में जाके खोलते हो नोट बनाने के लिए, वो वहाँ पर ही खुला रहेगा। हॉस्टल आके जब आप घर आओगे तब वो ओपन नहीं होगा। हॉस्टल में आके आपको जो प्रिपरेशन है नेट गेट का या अदर्स एग्ज़ाम्स का, वो प्रिपरेशन को उसको आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। आपको आपके पास क्या है, अब आपके पास वो जो क्लास नोट्स है वो 100% आपके पास है। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम के पहले जो नोट्स हैं, ओके, तो वो आपके पास है। तो एग्ज़ाम के पहले आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कंटेंट कहाँ है एग्ज़ाम का, वो भी आप पढ़ के चले जाओगे ना, रिवाइज करके चले जाओगे तो डिसेंट मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। बाकी टाइम आपको नेट गेट के प्रिपरेशन में लगाना चाहिए। अब बाकी टाइम कैसे आप यूटिलाइज़ करोगे? एक कुछ लोग होते हैं कि मॉर्निंग में सुबह पढ़ते हैं, सुबह उठ के। कुछ लोग होते हैं कि लेट नाइट में पढ़ते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, पूरा दिन अगर आप क्लास में रहोगे, लैब में रहोगे, आने के बाद थोड़ा दोस्तों से घूमोगे, बात करोगे, उसके बाद अगर 8-10 बजे आप रूम पे पहुँचोगे तो
पढ़ने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर हॉस्टल क्लास लैब से आकर तो आप हॉस्टल में बैठते हो तो उस टाइम पे एक तो थकान होगा बहुत ज़्यादा, और दोस्तों से भी आपको मिलना है, थोड़ा घूमना है, आईआईटी का लाइफ एंजॉय करना है। तो उसके बाद अगर आप डिनर विनर करके अगर आप रूम पे आए तो उसके बाद नहीं पढ़ पाओगे आप। तो मेरा सजेशन बेटर यही रहेगा कि मॉर्निंग का टाइम आप यूटिलाइज़ करो, ठीक है। सपोज़ अगर आपका शेड्यूल ऐसा है दैट हैज़ बीन कॉपीड फ्रॉम वन ऑफ माय वेरी फेवरेट प्रोफेसर ऑफ आईआईटी दिल्ली, ए.जे. इलियस सर। उनका ऑर्गेनामेंटलिस्ट का बुक भी है, बी.डी. गुप्ता, ए.जे. इलियस। तो उनका जो शेड्यूल ऐसा है, उनका जो डेली रूटीन, तो वो 9 PM to 3 AM ये उनका स्लीपिंग शेड्यूल है, ठीक है। तो ये मैंने फॉलो किया था उस टाइम पे, क्योंकि 3 बजे, साढ़े 3 बजे, 4 बजे अगर आप उठोगे उस टाइम से, सपोज़ आपको क्लास के लिए निकलना है 8 बजे, तो वह वाला सुबह का जो टाइम है उसको आप इतना अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे कि आपका 4 घंटे में आपका 8 घंटे का प्रोडक्टिविटी निकल आएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड पूरा फ्रेश होगा। सुबह जब आप उठोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कंटेंट ग्रास्प कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप रात में पूरा दिन आपका हॉस्टल में, कॉलेज में किसी के साथ आप सपोज़ आपका बहस हो गया, लड़ाई हो गया, या कुछ दिन ज़्यादा एन्जॉय कर लिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो है वो आपके दिमाग में वो घूमता रहेगा पूरा दिन आपका क्या हुआ। तो थोड़ा सा फोकस का इशू हो जाता है कि ज़्यादा अच्छा फोकस नहीं बन पाता है, एंड रात में पूरा दिन वो सब करने के बाद डिनर करके जब आओगे तो नींद बहुत आएगा। तो इस वजह से रात का टाइम मुझे लगता है कि उतना प्रेफरेबल नहीं है। तो मॉर्निंग का टाइम इट इज़ बेटर टू यूटिलाइज। एंड जो वीकेंड है वो सब तो आपको यूज़ करना ही है है ना। वीकेंड में आप मूवी टाइम या कुछ टाइम अपना लेजर टाइम, अपना एंटरटेनमेंट टाइम वो भी रख सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ज़्यादा स्ट्रेस मत ले लेना, नहीं तो मेरा जैसा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा हो गया था, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता था, इस वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया था। बट वो अभी ठीक है, ठीक है। वो जब प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। आपका हेल्थ के ऊपर भी आपका ध्यान देना चाहिए। सपोज़ आईआईटी में, आईआईटी एनआईटीज़ में या कहीं भी आप रह रहे हो तो आप जिम जा सकते हो, फॉर एन वॉक यू कैन गो, ठीक है। मैं जिम नहीं जाता था, एक टाइम पे शुरू किया था बट नहीं जाता था। जनरली मैं वॉक करना जाता था 1 घंटा, ठीक है। तो वॉक करना आप प्रेफर करो कि कॉलेज से आने के बाद, क्योंकि सुबह का जो टाइम है वहाँ पर वो मत करना। कॉलेज टाइम पर आने के बाद अब नहीं पढ़ रहे हो, है ना, कॉलेज से आने के बाद, तो उसको बाकी काम में यूटिलाइज़ करो। जो भी आपको एक्स्ट्रा करना है वो रात में करो, वो इवनिंग में करो, है ना। तो ऐसे आपको प्लान करना है, आपका शेड्यूल आपको ऐसे ही मेंटेन करना चाहिए मुझे लगता है, तभी आप एक बेटर प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे। आपका जब आपका लैब स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद सेकेंड ईयर में, तो आपका शेड्यूल तो और भी हेक्टिक होगा, ठीक है। उस टाइम पे और भी टाइम पे कंस्ट्रेंट होगा। उस टाइम पे आपको दिखेगा, अगर आप मेरा ये शेड्यूल फॉलो करते हो वर्सेस अगर ना करके आपने देखा हो, तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि कितना यूटिलाइजेशन होता है टाइम का। कोई भी कॉल वगैरह ये सब रिसीव करना हो या लंबे टाइम तक बात करना हो तो वो ऑन द वे करो, जब आप व्हेन यू विल गो फॉर इवनिंग वॉक, ठीक है, फॉर पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज, कॉल्स उस टाइम पे अटेंड किया करो, टाइम बहुत सेव होगा। मॉर्निंग के टाइम पे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 6 बजे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट्स विल बी ए बून फॉर यू, ठीक है। उससे बेटर कुछ नहीं है। ये सब करके पूरा आईआईटी का जो 2 साल है, आईआईटी एनआईटी कुछ भी, जो 2 साल है उसको पूरा निचोड़ लो, ठीक है। बहुत मेहनत करो। आई होप सबका बहुत अच्छी जगह पर जो आप चाहते हो वही होगा, ठीक है। एंड ये कभी मत सोचना कि मुझे तो भाई पीएचडी नहीं करना, इसीलिए मैं लैब में जस्ट जाता हूँ, काम वगैरह नहीं करता, वो कुछ भी ऐसे। स्किल सीख लो यार, ज़रूरी है, बाद में काम आए ना आए, जिस कोर्स में आप हो यू शुड लर्न द बेस्ट, इज़न्ट इट, है ना। आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मास्टर्स आपने किया है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से और आपको ये नहीं आता। ये आई होप कि आपको कभी सुनना ना पड़े। तो जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हो सके वो ऑपरेट करना सीखो, जो लैब में जो प्रोसेस है वो यूज़ करना सीखो। अपना प्रोजेक्ट को मान लो कि ये मेरा ही प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, एंड उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी ऐसे ही करते रहो। जो प्रोसेस मैंने बताया मैंने वही किया था, एंड जिस वजह से मेरा प्रोडक्टिविटी कम हो गया था वो था हेल्थ इश्यूज़।
अगर इतना कम टाइम मिलेगा आपको आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में, नेट गेट वगैरह, उसमें अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो ना, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बहुत टाइम, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था क्योंकि हेल्थ पर मेरा ध्यान कम था। एंड वो कुछ लक फैक्टर भी आप बोल सकते हो कि एक के बाद एक ना हेल्थ इश्यूज़ आने लगे थे, एक के बाद एक। तो एक टाइम पे ही वो बियर करना काफ़ी मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो इसी वजह से मेरा प्रोडक्टिविटी काफ़ी डाउन हो गया था। आई होप आप लोग आपका हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रखोगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी खा रहे हो, जंक फूड रोज़ ही, है ना, रोज़ ही जंक फूड खा रहे हो, बाहर का फूड खा रहे हो, ज़ोमैटो, स्विगी वगैरह। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज करोगे तो है ना आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे। तो ये सब ध्यान में रखना, ठीक है। एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। जो जो एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें बढ़िया रैंक है आपका। एंड आप जो बनना चाहते हो, आई विश कि आप वो अचीव करो। टिल देन हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।